तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम और आपका स्वागत है एंड ऑफ फुल मून पार्ट 6 में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ग्योमी और साने मिलकर कोकोशुबो करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ कोकोशुबो फिर से अपने भाई को याद करने लगता है। यूरिची, तुम जब भी स्माइल करते थे मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता था। जब हम अपने सक्सेसर की बात कर रहे थे तो तुम बहुत ज्यादा हंस रहे थे और ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा पावरफुल जनरेशन है, लेकिन उस दिन तुम हंस रहे थे तो मुझे इरिटेशन फील हो रही थी। आखिर तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही थी? मैंने इस बंदे को बीच में से काट दिया है, लेकिन फिर भी ये अपने ब्लेड को नहीं छोड़ रहा है। और ये दूसरा वाला ह्यूमन होने के बावजूद भी ब्लड डिमन आर्ट का प्रयोग कर रहा है। एक तो इतना ब्लड बहने के बावजूद भी नहीं मर रहा है, और ये चौथा वाला तो डिमन की तरह ग्रो कर रहा है और अपने लिमिट्स को सरपास कर रहा है। ये लोग तो सनबेथने का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी तलवार रेड नेचरिंग ब्लेड में कन्वर्ट हो रही है। आखिर इस फ्यूचर को देखने में क्या ही मजा आ रहा है। मुझे हारने के नाम से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं नहीं हारूंगा, चाहे मेरा सर ही क्यों न कट जाए। तो कोकोशुबो अपनी ब्लीडिंग को रोक लेता है और गियोमी सानेमी को कोकोशुबो पर अटैक करने के लिए कह रहा होता है। मोइचिरो और गेनिया का बलिदान बेकार न जाए। तो वो दोनों अपने अपने ब्लड डिमन आर्ट से कोकोशुबो को हमला करने लगते हैं और कोकोशुबो भी मोइचिरो का हाथ काटकर उसकी तलवार और केनिया की ब्लड डिमन आर्ट को अपने अंदर से निकालने लगता है। मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल लिया तो मैं दोबारा से रिजनरेट कर पाऊंगा। वो दोनों मर चुके हैं तो उनकी टेक्निक्स भी बहुत जल्दी गायब हो जाएंगी और मैं सर कटने के बावजूद भी डेथ पर जीत हासिल कर लूंगा। तो गियोमी और सानामी कोकोशुबो के ऊपर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन कोकोशुबो अपने सर को रिजनरेट करने में कामयाब हो जाता है और अपने रियल मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सानामी हैरान हो जाता है। लेकिन गियोमी उसे फिर भी अटैक करने को कह रहा होता है। तो आखिरकार मैंने अपना सर रिजनरेट कर ही लिया। अभी लोग चाहे मुझ पर कितना भी हमला कर लें, अब मैं नहीं हार पाऊंगा। तो कोकोशुबो सानामी की तलवार के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है। आखिर ये किस तरह की फॉर्म है? तो कोकोशुबो के पैसे यूरिची याद आने लगता है, जो उससे कह रहा होता है कि अगर तुम कंट्री के नंबर 1 सामुराई बने तो वो भी सेकंड सामुराई बनेगा। क्या ये एक सामुराई की फॉर्म है? क्या मैं हमेशा से ऐसा ही बनना चाहता था? देखते हैं, जहाँ म्यूचुअल की तलवार कोकोशुबो के लगी होती है वहाँ से कोकोशुबो की बॉडी अभी भी रिजनरेट नहीं कर पा रही होती है और गियोमी और सानामी फिर से कोकोशुबो के ऊपर हमला करके उसका सर उड़ा देते हैं और कोकोशुबो चाहकर भी अपने ब्लड डिमन आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। अगर मैंने अभी हार मान ली तो मैं अपनी लाइफ पे शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्या मैं इसलिए 4 साल तक जिया था? क्या मैं मरने के डर से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था? क्या मैं ऐसा ही एक ताकतवर इंसान बनना चाहता था जिस वजह से मैंने ह्यूमंस को खा लिया? पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बस यूरिची की तरह बनना चाहता था। जो लोग दोस्तों जलन महसूस नहीं करते वो तो बस लकी होते हैं, क्योंकि वो लोग किसी ऐसे से नहीं मिले होते हैं जैसे गॉड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग ट्विंस थे, जिस वजह से हमें अनलकी माना जाता था, क्योंकि इससे सक्सेसर के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती थी। मेरा भाई एक अजीब से बर्थमार्क के साथ पैदा हुआ, जिस वजह से मेरे बाप ने उसे मारने का हुक्म दे दिया, लेकिन मेरे माँ ने इसे मना कर दिया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। मेरे फादर ने डिसाइड किया कि उसे 10 साल की उम्र में टेंपल भेज देंगे। हम भले ही भाई थे, लेकिन हमारे रूम्स, एजुकेशन और कपड़े सब कुछ अलग था, और इसी वजह से यूरिची कभी भी मेरी माँ की लेफ्ट साइड से नहीं हटता था। जब भी मैं उसे देखता था तो वो मेरी माँ को लेफ्ट साइड से हक कर लेता था और मुझे यूरिची पर दया आती थी। मैं फादर से चिपकर यूरिची से मिलने जाता था, क्योंकि मैं उसे कुछ दे नहीं सकता था, तो मैंने उसे एक फ्रूट बना के दी। मैंने यूरिची को कभी हंसते हुए नहीं देखा और उसने 7 साल तक कभी बात भी नहीं की, जिस वजह से लोगों को लगता था कि वो बहरा है। लेकिन जब मैं गार्डन में अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत अलग है, क्योंकि जब वो मुझे देख रहा था तो मुझे अपने अंदर एक ठंडापन महसूस हुआ था। तब वो पहली बार हंस रहा था और उसने मुझसे बात की और उसे मेरे सपने के बारे में भी पता था कि मैं कंट्री का सबसे नंबर 1 सामुराई बनना चाहता हूँ। उस समय मैं इतना शॉक हुआ कि मेरी तलवार मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गई। फिर अचानक से उसने कहा कि वो मेरी तरह एक सामुराई बनना चाहता है, और उस टाइम पहली बार वो हंसा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि एक सामुराई अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर डरता है, लेकिन जो बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है वो एक सामुराई कैसे बन सकता है। उसके बाद यूरिची मुझे रोज तलवारबाजी देखने के लिए आने लगा, और जो बंदा मुझे तलवारबाजी सिखा रहा था उसने यूरिची को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे मास्टर ने यूरिची को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहा, लेकिन यूरिची ने उन्हें बड़े ही आराम से हरा दिया। मैं आज तक कभी उन पर हमला नहीं कर पाया था, लेकिन यूरिची ने उन्हें 4 स्टैक में ही हरा दिया, जिस वजह से उन्हें कई जगह पर चोटें आई। ये देखकर यूरिची को काफी बुरा लगा, और उसके बाद से यूरिची ने कभी सामुराई बनने की बात नहीं की। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि उसकी ये पावर के पीछे का क्या राज है, तो मैंने उससे ये जानने के लिए बात की। तो मुझे पता चला कि यूरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकता है। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ गया था कि यूरिची लिविंग क्रीचर की बॉडी के अंदर झांक सकता है। यूरिची अपनी माँ की तरह इस विजन के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर काफी फिजिकल कैपेबिलिटीज भी थी। वो बच्चा जिस पर मुझे तरस आता था, मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तब यूरिची तलवारबाजी ज्यादा खेलने के बारे में सोच रहा होता है। मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन मुझे विजन नहीं मिला। यूरिची को ही सब मिल गया। काश
जो जिसके लिए सही था वो उसे ही मिलता। मैं इतनी मेहनत करी, उसे तो इस तलवारबाजी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उसके लिए तो ये बच्चों का खेल है। और जैसे ही ये बात दोनों के फादर को पता चलती है तो दोनों की जगह आवाज़ में चेंज हो जाती है और अब यूरिची की जगह कोकोशुबो को टेम्पल में भेजा जा रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद यूरिची आकर कोकोशुबो को बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है और वो अब टेम्पल में जाने के लिए तैयार है और वो उसके साथ अपनी फ्लूट भी लेके जा रहा होता है, जिससे कि वो ये महसूस कर सके कि वो अपने भाई के करीब है। यूरिची को जब मैंने फ्लूट दी थी वो एक कचरा था जिसे उसने ट्रेजर की तरह संभाल के रखा और वो बहुत ज़्यादा खुश था। और यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी और यूरिची वहाँ से कुछ लिए बिना चला गया। तब मुझे अपनी मदर की डायरी पढ़ने के बाद पता चला कि यूरिची को पता चल गया था कि वो मेरी जगह सक्सेसर बनने वाला है, जिस वजह से उसने घर छोड़ने का डिसाइड किया। और मुझे यही पता चला कि हमारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिस वजह से उन्हें लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मुझे एहसास हुआ कि यूरिची उनके लेफ्ट साइड हमेशा इसलिए रहता था ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सके। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने ये दुआ की कि वो मर जाए। तो यूरिची के फादर ने उसे टेम्पल लाने की कोशिश की लेकिन वो कहीं गायब हो गया। तो कोकोशुबो को ये सुनकर अच्छा लगा तो उसने 10 साल अपने बीवी और बच्चे के संग जिंदगी आराम से गुजारी। पर एक दिन उसके और उसके साथियों के ऊपर एक डीमन ने हमला कर दिया, जिसे यूरिची ने आकर बचा लिया और वो दोनों उस दिन आमने सामने आ गए। उस दिन यूरिची ने मुझे डीमन से बचा लिया और मैंने देखा कि उसकी स्वॉर्ड स्किल भी काफी इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज को हराया जिसे ह्यूमंस हरा नहीं सकते। जिस दिन मैंने यूरिची को देखा उस दिन से मेरी शांति भरे दिन खत्म हो गए और मेरी जेलसी और नफरत दोबारा पैदा हो गई। और यूरिची लेट आने की वजह से मुझसे माफी मांगने लगा, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि यूरिची अब एक ऐसा पर्सन बन चुका था जिसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं था। मैंने उसके अंदर वो ताकत और स्किल्स देखी जो मैं हासिल करना चाहता था, जिस वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और यूरिची की तरह डीमन स्लेयर के पाथ पे चल दिया। तब मैंने देखा कि यूरिची अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक और ब्रीथिंग स्टाइल को और लोगों को बता रहा था, लेकिन कोई भी उसके जैसा नहीं बन पाया। यूरिची ने हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ पर काम किया और उन्हें बताया कि वो कैसे अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस वजह से सन ब्रीथिंग की बहुत सी फॉर्म्स बनी और डीमन स्लेयर की पावर इंक्रीज हो गई। और थोड़े टाइम बाद मेरी बॉडी पर भी यूरिची जैसा मार्क आ गया, पर आखिर में मैं कभी भी सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो मैंने उसी के डिवाइड मून ब्रीथिंग का इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा तो यूरिची तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन फिर वो लोग मरने लगे जिनके ऊपर मार्क आया था, जिस वजह से मुझे समझ में आ गया गोल्डन एज खत्म होने वाली है और अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, जिस वजह से मैं आगे ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। और तब मुझे वो डीमन मिला जिसने मुझे अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए डीमन बनने का ऑफर दिया। जो बात मैं चुनना चाहता था वो अचानक से मेरे सामने आ गया, जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाऊंगा। पर यूरिची फिर से मेरे सामने आ गया और उसने मुझे दिखाया कि वो अभी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और उसके बाद वो मर गया। वो डीमन भी उसे नहीं हरा पाया और ना ही कोई ऐसा पर्सन यूरिची को छोड़ बचा पाया, जिस वजह से मुझे बहुत बेकार महसूस हुआ और मुझे यूरिची से नफरत हो गई और मैंने उसे बीच में से काट दिया। और मैंने देखा उसने अभी भी उस फ्लूट को संभाल कर रखा था जो कि मैंने उसे बचपन में तोहफे के तौर पर दी थी, जिस वजह से मैं इमोशनल हो गया। पर फिर भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ और मैं अंदर ही अंदर गुस्से की आग में चलता रहा। इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे अपनी फैमिली में से किसी का चेहरा याद नहीं है, लेकिन यूरिची का चेहरा ऐसा था जिसे मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा था जहाँ इस दुनिया में सूरज जो ह्यूमंस यूरिची के साथ थे वो उन तक पहुँचना चाहते थे लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। उन्हें तब तक दर्द मिलता रहा जब तक वो तबाह नहीं हो गए। मैं सच में कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा और अपनी ह्यूमैनिटी को भी। मैंने अपने वंशज को बिना सोचे काट दिया और अपने सामुराई की ज़िंदगी को भी छोड़ दिया। मैं फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। तुमने मुझसे कहा था कि जो अपनी क्राफ्ट का मालिक होता है वो अपनी सेम जगह पर जाता है, लेकिन मैं कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। मैं कभी भी उस दुनिया को नहीं देख पाया जिसे तुम देख सकते। सारे स्वॉर्ड्समैन जिन्हें सन ब्रीथिंग कहा जाती मैंने और उस डीमन ने मिलकर उन्हें मार डाला, पर फिर भी क्यों तुम्हारा सन ब्रीथिंग अभी भी जिंदा है? आखिर मैं क्यों कुछ पीछे नहीं छोड़ पाया? क्यों मुझे कोई नहीं जानता? आखिर क्यों मैं इतना डिफरेंट हूँ? आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? मुझे बताओ यूरिची। तो हम देखते हैं कोकोशुबो पूरी तरह तबाह हो जाता है और उसके पास यूरिची की कटी हुई फ्लूट अभी भी होती है। तो दोस्तों इस तरह होता है पर मून 1 का एंड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।